अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप लोग? सब ठीक ठाक है? मैं प्रोफेसर मोहम्मद नुमान फैसल जी, और आज आपके पास एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट लेकर आया हूँ। और स्पेशली बहुत सारे जो एंटी टेस्ट करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी फरमाइश पर दे वर आस्किंग मी कि सर हनान से हमें मिलवा दें, कुछ उससे टिप्स ले दें, उसने कैसे तैयारी की थी, क्या वो करता था कि वो मिस्टेक्स नहीं करता था। तो आज जो हमारा गेस्ट है, यस आई हैव टेकन हिज नेम, अब्दुल हनान, हमारे एमडी कैट का जो लास्ट ईयर 2019 में जो एमडी कैट हुआ था, मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस एडमिशन टेस्ट, उसमें टॉप करने वाला स्टूडेंट जिसने 200 में से 199 मार्क्स गेन किए, और हमारा बीइंग अ टीचर ऑफ हिज इंग्लिश टीचर और अपने अदारे का स्टेप का हमारा नाम फ़ख्र से रोशन कर दिया जी। तो ऐसे बच्चे हमें बड़े रेयर मिलते हैं। मैं एक मज़े की आप लोगों को चीज़ बताता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं हमारी लाइफ में जो हमें इंस्पायर कर जाते हैं। अब्दुल हनान इज़ वन ऑफ देम। और मैं जितने भी स्टूडेंट्स आज तक मेरी लाइफ में ऐसे आए हैं अब्दुल हनान जैसे, मैंने उनको लाजम बाद में बुलाया है, बाद में उनको कॉल की है और उनसे बैठ के गपशप लगाई है, उनसे जाना है कि वो क्या करते हैं, उनकी हॉबीज़ क्या हैं, उनकी लाइफ कैसे गुजरी, एवरीथिंग जो है वो मैं उनसे जानने की कोशिश करता रहता हूँ। अब्दुल हनान एक ऐसा ही हमारा सीजन स्टूडेंट है जिसने हम टीचर्स को भी इंस्पायर किया अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से, अपने हुस्न अखलाक से, और यस अपनी वो कीन परसेप्शन से जो हर पॉइंट में वो ढूंढ लेता है। तो आइए थोड़ा सा वक्त हम हनान के साथ गुजारते हैं, इससे बातचीत करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम अब्दुल हनान। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र सर, आप ठीक हैं? बहुत खुशी हो रही है आपको आज इस तरह बैठे हुए। कभी हम क्लास में बैठे होते थे और आप, मुझे याद है कि हमेशा अपने फ्रंट रो ही संभाली होती थी, सबसे आगे बैठने के आप शौकीन होते थे। आई स्टिल कैन रिमेम्बर कि मोस्टली आप जो रोस्ट्रम है उसके ऑलमोस्ट सामने ही बैठे होते थे। हाँ जी, एग्जैक्टली। दैट वाज रियली गुड टू सी यू इन फ्रंट ऑफ माय आईज एंड दैट क्लोज टू मी इन द क्लास। तो हनान, एक सवाल है, जितने भी कॉलेज में हमने आपसे टेस्ट लिए ड्यूरिंग योर एंटी टेस्ट प्रिपरेशन, तकरीबन हर टेस्ट में आप ही टॉप करते थे। ये कोई जिद बनाई हुई थी, कोई अज़म किया हुआ था, या क्या चीज थी जो आपको हर रोज, आपको पता ना एक दिन लेक्चर होता है, 2 दिन आगे टेस्ट होते थे? जी बिल्कुल। हाउ वाज इट पॉसिबल टू टॉप पर डे एंड देन एट लास्ट फाइनली टॉप इवन इन द फाइनल एग्जाम्स? क्या करते थे भाई? सर सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र हुआ कि ये अल्लाह, बिकॉज ऑब्वियसली इट वुडंट हैव बीन पॉसिबल कि अगर अल्लाह ताला की रहमत शामिल ना होती बीच में तो। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि मेरा एक्सपीरियंस भी था एमडी कैट का पहले भी, और ये भी है कि ऑब्वियसली मैंने जो है ना इसको बहुत ज़्यादा फोकस किया। पहले जब हमारे लेक्चर्स होते थे, साथ में टेस्ट होता था, तो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता था। लेकिन यह है कि मैंने अपनी मिस्टेक्स को ऐसे नहीं होने दिया कि मैं अपनी मिस्टेक्स को दोबारा उन्हीं मिस्टेक्स को रिपीट करता रहूं। जो मिस्टेक होती थी आई यूज्ड टू राइट दैट डाउन, और उसको मैं हमेशा रिव्यू करता था, और आई लाइक प्रॉमिस्ड माई सेल्फ कि मैं ये मिस्टेक दोबारा नहीं करूँगा। तो इस तरह फिर अल्लाह का शुक्र है रिफाइन होता गया आहिस्ता आहिस्ता। और उसके बाद जो टेस्ट्स थे उसमें यह है कि मैं अपना काम पाइल अप भी नहीं होने देता था। हर रोज़ का काम रोज़, और कुछ आवर्स डेजिनेट करता था एक एक सब्जेक्ट को कि इतने में ये हो जाएगा, इतने में ये हो जाएगा, ताकि कोई भी सब्जेक्ट इग्नोर ना हो। दैट इज रियली गुड ऑफ यू। तो सुन, आपको 2 टिप्स मिली हैं, आप और भी बहुत सारी बातें निकाल सकते हैं। जो मैंने 2 पॉइंट्स निकाले हैं कि एक तो आपने आज का काम कल पे नहीं छोड़ना, जो आज पढ़ा दिया है वो लाजम आपको आज ही तैयार करना है। और सेकंड, बहुत बड़ी, सब स्टूडेंट्स के लिए जो किसी भी एंट्रेंस टेस्ट को तैयार कर रहे हैं, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, कि आपको जो मिस्टेक टीचर ने बताई है, जो आपने गलती की है, उस मिस्टेक को छोड़ना नहीं है कि लो जी मिस्टेक थी बस ठीक है, उसके पीछे पड़े, उसको कंगालें क्यों हुई है, कॉन्सेप्ट में कहाँ खराबी थी, और जाकर उस बेसिक कॉन्सेप्ट को ठीक करके आए, और अपने उस कॉन्सेप्ट को जाकर घर दोबारा लिखें, देखें, क्योंकि आपको हो सकता है वो पेपर में आ जाए, आपको वो कॉस्टली पड़े। तो किसी गलती को इजी नहीं लेना। दैट वाज रियली गुड जी, इतना कीन होना, और यही चीज़ें तो आपकी इंस्पायर किया है आज तक हनान। अच्छा, एक दूसरी चीज़, आपके सब्जेक्ट से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश जो आपके एमडी कैट में थे,
तो आप इन सब्जेक्ट्स को कैसे प्रिपेयर करते थे? एक एक सब्जेक्ट का हमें जरा तारुफ तो कराएं कि आप इन सब्जेक्ट्स को कैसे लेके चलते थे, बच्चे जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो सर आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद बायोलॉजी के बायोलॉजी तो एमडी कैट में ऐसी ही है कि आपने जो बुक में लिखा हुआ है उसको फॉलो करना है। बुक की लाइंस अक्सर एग्जाम में अपीयर होती हैं तो आपने बुक को कीनली पढ़ना है। इवन आप इन टूज और इन द और मतलब इस तरह की प्रोपोजिशंस को भी आप फोकस करते हैं कि क्या क्या चीज़ लिखी हुई है और कैसे है। और बुक्स बायोलॉजी के लिए तो टेक्स्ट बुक की आई थिंक मेन की है कि आप टेक्स्ट बुक अच्छे तरीके से पढ़ते जाएं तो इंशाल्लाह बायोलॉजी क्लियर हो जाएगी। और केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट का पार्ट भी है और थोड़ी बहुत क्रैमिंग भी है उसके अंदर, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसमें रिएक्शंस एज इट इज आते हैं तो वो क्रैमिंग उसमें तो है। और इट्स लाइक के वो लेवल है एफएससी का दैट यू डोंट गो डीप इनटू द रिएक्शंस कि ये हुआ क्यों है कैसे है, उसमें जाएंगे तो वो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा डिटेल्ड। सो यू हैव टू क्रैम इट एज इट इज़ ताकि आप क्रैम करें। और जो फर्स्ट ईयर का पार्ट है केमिस्ट्री का उसमें आपकी कैलकुलेशंस हैं, आपकी न्यूमेरिकल्स आते हैं, आपके कुछ कॉन्फ़िगरेशंस आती हैं जो आपने करनी होती हैं। और तो वो उसमें आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी जो है ना रिफाइंड होना चाहिए ताकि आप जो है ना उस क्वेश्चन को वहाँ से ग्रास्प करें जहाँ से मतलब जो एग्जामिनर है वो चाहता है कि बच्चे की इंटेलेक्चुअल देखना चाहता है। तो वहाँ से मैं कहूँगा कि कॉन्सेप्ट अपना बिल्ड करें। उसके लिए कॉन्सेप्ट के लिए ज़्यादा ये है कि यू रीड द बुक, यू गो थ्रू द कॉन्सेप्ट एंड देन यू कीप डूइंग द एग्जाम्स। उसके लिए एग्जाम्स करते जाएं और जो आपकी गलती आती है जस्ट राइट दैट डाउन इन द बुक ताकि आपको वो गलती पढ़ें जब आप वो बुक में देखें कि आपने वो क्यों गलती हुई है और तो आपको दोबारा वो गलती आप बिल्कुल ना करें। और फिजिक्स में भी यही है कि फिजिक्स में तो बेसिक पोर्शन है वो आपके कॉन्सेप्ट पे ही आता है कि फिजिक्स के अंदर क्रैमिंग नहीं होती, फिजिक्स के अंदर आप अपना कॉन्सेप्ट ही देखते हैं। तो टीचर का ऑब्वियसली लेक्चर सुने बहुत अच्छे तरीके से एंड देन जस्ट राइट डाउन द की पॉइंट्स, क्योंकि हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में की पॉइंट्स होते हैं। तो ये बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट यही आता है फिजिक्स के अंदर कि आप जो है ना अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करें और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करें। फिजिक्स में बुक रीडिंग एक लाइक इट हैज़ इट्स इंपॉर्टेंस ऑब्वियसली कि बुक रीडिंग आप करें, लेकिन इवन इफ यू सुपरफिशियली रीड द बुक एंड देन कीप डूइंग द क्वेश्चंस जो रिलेटेड है न्यूमेरिकल टाइप, उससे ही आपका जो है ना बिल्ड होगा, उससे ही आपका ज़्यादा रिफाइन होगा कि इस क्वेश्चन को ऐसे भी एग्जामिनर दे सकता है, ऐसे भी और डिफरेंट वेज के साथ एक ही क्वेश्चन पुट किया जा सकता है। अच्छा, एक बड़ी अच्छी हमने फिजिक्स के हवाले से बात की। अक्सर बच्चों को ना फिजिक्स का बहुत रहता है कि जी एमडी कैट में फिजिक्स का पोर्शन टाइमली नहीं हो पाता। और हनान आपका भी एक क्वेश्चन जो आपने बाय मिस्टेक जो फिल आपने राइट ही करना था, लेकिन ये हो जाता है बच्चों के साथ जी, जब आपने 200 सर्कल फिल करने हो तो कोई ना कोई सर्कल कहीं ना कहीं तेजी में हनान वो एक मिस्टेक जो हुई है 199 तो वो भी जल्दबाजी में हुई और ये फिल करते इसको पता लग गया था कि ही हैज फिल्ड इन सम रॉन्ग ऑप्शन। अच्छा, यहाँ एक चीज है, एक स्ट्रॉन्ग नर्व्स का होना भी जरूरी है। जब आपको पता लग गया है कि आपने एक रॉन्ग फिल कर दिया तो घबराना नहीं है, घबराए तो भी बहुत सारा पेपर पड़ा हुआ है, वो रह जाएगा। एक एमसीक्यू के पीछे आप बहुत सारे और गलत कर जाएंगे। मैं अपने प्राइम मिनिस्टर का जुमला बताऊंगा तो सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, हरगिज भी नहीं घबराना। गलत होता है, एक हो गया, दो हो गया, उस एक दो ने नहीं, बाकियों को देखें जो इतने सारे पड़े हुए हैं। और फिजिक्स का चले वो तो हो गया, आपने माशाल्लाह अच्छी स्ट्रॉन्ग नर्व्स का भी वहां अपने डिस्प्ले किया और अपने बाकी पेपर में अपने आप को नहीं लड़खड़ाने दिया। ये फिजिक्स टाइमली कैसे कर लेते हैं? कई बच्चे कहते हैं जी हमारा फिजिक्स ही रह जाता है थोड़ा सा पोर्शन, फिजिक्स हमारा टाइमली नहीं होता, टाइम मैनेजमेंट फिजिक्स में नहीं हो पाती, बड़ा मुश्किल है कैलकुलेशन बगैर कैलकुलेटर के करना। हाउ डिड यू डू दैट? सर उसमें आई थिंक आई वुड लाइक डेफिनेटली लाइक टू शेयर माई एक्सपीरियंस के जब मैं पहले लाइक कर रहा था अपना तो मैंने मैथ्स पढ़ा है काफ़ी। मैंने अपने ए लेवल्स में मैथ्स ही चूज़ किया हुआ था क्योंकि ऑब्वियसली जिस कंट्री में मैं था वहाँ पे मैथ्स रिक्वायरमेंट थी डॉक्टर के लिए, तो वहाँ पे मैंने मैथ्स पढ़ा था। आई हैड अ गुड ग्रिप ऑन मैथ्स, तो मेरे लिए न्यूमेरिकल्स इतने प्रॉब्लमेटिक नहीं थे, मैं उसको जल्दी से कर लेता था। ऑल्सो मेरे टीचर्स बैक इन देयर उन्होंने मुझे कुछ ऐसी ट्रिक्स बताई हुई थी कि यू नो मतलब आपको साइन कॉस थीटा की साइन कॉस और टैन की वैल्यूज़ भूलती ही नहीं है, वो इस तरह उन्होंने बताई थी। तो वो थी, और कुछ सर ने भी जो मेरे यहाँ पे फिजिक्स के टीचर थे, we had this one class like in the whole MDCAT session, I think 1 or 2 classes जिसमें उन्होंने shortcuts बताए थे numericals को जो है ना जल्दी करने के लिए। exactly, तो वो I think that came in really handy जब मैं कर रहा था, तो that helped me a lot कि मैं जल्दी कर सकूं फिजिक्स का पोर्शन। चलिए, that's really good जी। it means अगर आपने फिजिक्स का पोर्शन अच्छे तरीके से करना है, टाइमली करना है, मेडिकल के स्टूडेंट को सबसे बड़ा इश्यू होता है उनका मैथ्स कमजोर हो जाता है 2 years पढ़ के, क्योंकि मैथ्स में पढ़ा नहीं होता ना, ए लेवल्स में मैथ्स है ना
FSC में होता है, तो वो इस मामले में आकर मुश्किल में आ जाते हैं। तो अपना मैथ स्ट्रॉन्ग करें, अपनी बेसिक स्ट्रॉन्ग करें। जो आपका फिजिक्स का टीचर है और किसी भी जगह पढ़ रहे हैं, तो उस टीचर के साथ आए कंसल्टेशन में कि सर हमें मैथ्स को कैलकुलेट करने की बेसिक टेक्निक्स दें कि कैसे क्विकली जो है वो विदाउट कैलकुलेटर हम कर सकते हैं। कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं, जैसे हनान ने बताया कि इनके जो टीचर थे फिजिक्स के सर शहजाद, उन्होंने इनको बेसिक टेक्निक्स दी थी। फिर इनके जो बैक टीचर थे जो इनके कॉलेज लेवल के, वहाँ से भी कुछ टेक्निक्स लेकर आए हुए थे। इट मीन्स कि टीचर गुर देता है, गुरु इसलिए तो उसको कहते हैं। तो आपको गुर मिले थे, और याद रखिएगा वही तालिबे इल्म जो है वो अपने गुरु से ज़्यादा फ़ायदा उठाता है जो ना सिर्फ गुरु की इज्जत करता है, एहतराम करता है, बल्कि उस एक कुएं की तरह उसको समझता है और ख़ुद को प्यासा समझता है। जैसे आप कुआं जिससे अपने पानी पीना उसको साफ सुथरा रखते हैं, उसकी इज्जत करते हैं कि कोई ख़राबी ना हो, ऐसे ही जो तालिबे इल्म अपने उस के साथ करता है। और हनान ऐसा एक बच्चा था कि ये बहुत ही बहुत ही ज़्यादा जो है वो हम्बल एंड इसकी एक एक चीज़ ने, इसकी परवरिश ने, मैं इसके पेरेंट्स को भी सैल्यूट पेश करूंगा कि हाउ डिड दे ग्रो हिम अप, क्या इन्होंने इसको एटिकेट सिखाया। तो एक बहुत ही बड़े ही हम्बल मिजाज से बात करने वाला, कई बार टीचर थोड़ा बहुत डांट भी देते थे, किसी गलती पर थोड़ा बहुत सर्जनिश भी कर देते थे, सरसा साहब जो है वो अक्सर जो है वो कर लेते, लेकिन देखिए वो आपके बेहतरी के लिए होता है, आपके फ़ायदे के लिए होता है, और वही चीज़ फ़ायदा देती है। देखो, जो मैं एक बात कहता होता हूँ आप लोगों को मेरी एंड सेफ्टी पे, कि जो टीचर आपको डांट नहीं ना रहा, जो आपको गुस्से से देख नहीं रहा आपकी गलती पर, याद रखिए वो आपका भला नहीं चाहता। भला आपका वो टीचर चाहता है जो आपको थोड़ा सा डांटता है कि भाई ये क्यों किया। मैं फिजिकल पनिशमेंट की बात बिल्कुल नहीं कर रहा, नाराज़ होने की बात कर रहा हूँ, डांटने की बात कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स की एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, फिजिकल पनिशमेंट शुडंट बी देयर, लेकिन एक डांटने की, अगर आपको टीचर इग्नोर करता है, गलती होगी तो खैर है, तो वो फिर बच्चा दोबारा करेगा, लेकिन थोड़ा सा उसको होगा कि नहीं मेरा टीचर बुरा मनाता है, वो घर से पढ़ के आएगा। तो दैट वाज रियली गुड जी। अच्छा, एक सब्जेक्ट हमारा डिस्कस होने वाला रह गया, इंग्लिश, माय ओन सब्जेक्ट जी, बिल्कुल। चलिए जी, दैट केम टू एन एंड। इंग्लिश जो है वो आपने कैसे प्रेप की? फिजिक्स के बाद इंग्लिश है जी, जिसको दूसरा हैंडी सब्जेक्ट समझा जाता है। अक्सर बच्चे जो है वो फिजिक्स में मिस्टेक ज़्यादा कर रहे होते हैं और दूसरे नंबर पर आके कहते हैं जी इंग्लिश की वो सिनोनिम्स की वोकैबुलरी समझ नहीं आई, ग्रामर का इशू पड़ गया। उसमें रीज़न ये होती है कि जो आपने आज तक जुमले पढ़े होते हैं वो जुमले पेपर में नहीं आते, पेपर में न्यू सेंटेंसेस बनाता है, वो रूल्स आपसे जो है वो डिस्क्राइब करवाता है कि भी रूल को अप्लाई करके देखो। हाँ, कुछ जुमले आपकी बुक से आ जाते हैं, लेकिन सारे सेंटेंसेस तो आपकी बुक में से नहीं आते। और वैसे भी जो है वो बुक से आपको जो जुमला आना है, अगर किसी टेक्स्ट बुक से आता भी है तो वो आपको सेम जुमला तो नहीं आना, उस जुमले का तो उसने चेंजेस की होनी है। अगर 4 ऑप्शन बना रहा है तो हर ऑप्शन में उसने उस जुमले में कुछ ना कुछ बदल देना है। रट्टा काम नहीं आना जी इंग्लिश में, तो प्योरली ग्रामेटिकल स्किल्स काम आती हैं कि आपने उसको अप्लाई कैसे किया। तो ये तो मेरे टीचर के एंड से हनान के एंड पर सुनते हैं कि हाउ डिड ही डू दैट। जी हनान। यस सर, आई थिंक मतलब जो आपने कहा, आई वुड डेफिनेटली 100% एग्री विद दैट कि जो इंग्लिश है ना, बेसिकली लिंग्विस्टिक्स में होता ही है कि आपको ग्रिप होनी चाहिए, जो रूल है जो एक नेटिव ने बनाए हैं उसके ऊपर आपको जो है ना ग्रिप होनी चाहिए। तो इट्स लाइक रियली लेस अबाउट क्रैमिंग, के क्रैमिंग का एक इतना ही पार्ट होगा कि आपको वो रूल्स याद हों, वो एक्सेप्शंस याद हों कि ये वर्ड अगर आया है सेंटेंस में तो मे बी सेंटेंस इस तरफ जा रहा है, तो वो हो सकता है। लेकिन मोस्टली आई वुड से कि जैसे आपका जो भी आपके रिस्पेक्टिव टीचर्स हैं मतलब इंग्लिश के, यू डेफिनेटली नीड टू लिसन टू देम, कि आप उनको अच्छी तरह से सुने जब वो सेंटेंस का करेक्शन करा रहे होते हैं, लाइक व्हेन ही इज ब्रेकिंग डाउन द सेंटेंस इनटू फ्रेगमेंट्स, और वो बता रहे हैं कि इस सेंटेंस में ये भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, तो उस चीज़ को आप सुने और उसको कहीं बेशक लिख लें। क्योंकि मेरी लास्ट डेज की प्रिपरेशन यही थी कि जो टीचर्स ने बताई थी पॉइंट्स, मैं सिर्फ उनके ऊपर आई यूज टू गो थ्रू देम कि मैंने वो गलत किस तरह किए और मैं क्या सोच रहा था और टीचर ने कैसे बताया था। तो वो चीज़ मैंने लास्ट में मैंने सिर्फ अपनी जो ना ब्रेनस्टॉर्मिंग इसी चीज़ पे की थी कि जो चीज़ें गलत हुई हैं वो एक दफ़ा देख लूँ और जो चीज़ें टीचर ने स्पेशली बताई हैं वो देख लूँ। और सब लाइक ऑब्वियसली आई वुड गिव दिस क्रेडिट टू सर नमान जो मेरे सामने बैठे हुए हैं कि उनके नोट्स बहुत अच्छे थे, इतने प्रिसाइज नोट्स थे और उन्होंने वर्ड्स अंडरलाइन किए होते थे सेंटेंसेस में कि ये सेंटेंस में आए तो डेफिनेटली समझ जाओ कि ये सेंटेंस यहाँ पे जा रहा है। तो वो नोट्स जो हैं वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छे प्रूफ हुए क्योंकि मैंने लास्ट डेज में उन नोट्स को रीड किया, कुछ सेंटेंसेस रीड किए हैं, एंड दैट्स रियली अबाउट इट। और जो वोकैब है उसको मैं कहूँगा कि उसके भी इसी तरह ही है कि एक वर्ड जो है उसकी बहुत सारे डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं। तो आप सेंटेंस देखें, उसके बाद देखें कि उसमें वर्ड जो यूज़ हुआ है वो किस मीनिंग में यूज़ हुआ है, तो आप वो की पॉइंट समझ जाएंगे। और उसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि
जो आपके वर्ड्स हैं आप उसको एमसीक्यूज में रूल आउट करना स्टार्ट करें कि अगर आपको दो ऑप्शंस में अगर लग रहा है तो दूसरी जो दो हैं वो आप रूल आउट कर दें कम्प्लीटली। तो जो दो आप देख रहे हैं उसमें आप फिर नैरो डाउन करें कि कौन सी सबसे ज़्यादा अच्छा सेंस मेक कर रहा है वर्ड। तो ये इंग्लिश का कुछ थोड़ा बहुत था। और इंग्लिश में बेसिकली यही है कि आप ग्रामर को जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा सेंटेंसेस प्रैक्टिस करेंगे और ज़्यादा टीचर से पूछेंगे कि इसमें अगर ये गलत हुआ है तो ऐसे क्यों हुआ है, ये सेंटेंसेस ने ऐसे क्यों लिखा है, और वो आपको जो रीज़न बताएंगे उसको आप सिर्फ एक दफ़ा सुन के ना छोड़ें, उसको आप लिख लें, ताकि क्योंकि सुनी हुई बात भूल भी जाती है तो आप लिख लें। Yes. तो ये इंपॉर्टेंट है। दैट इज रियली की कि जो चीज आपको टीचर देखें, अक्सर नोट्स या बुक में भी होता है, बहुत सारी बातें नहीं लिखी होती, टीचर वो लिखवाता है कि यहाँ इस चीज पे ऐड कर ले, एक्सेप्शंस ऐड करवाता है कि ये रूल एप्लीकेबल है बट दीज आर इट्स एक्सेप्शंस के यहाँ ये रूल अप्लाई नहीं हो पाएगा। लैंग्वेज जो है वो साइंस नहीं है, साइंस में है A इज इक्वल टू B, B इज इक्वल टू C एंड C इज इक्वल टू देन डेफिनेटली A। अगर A B के B C के तो हर सूरत है कि C A के इक्वल होगा। ग्रामर में ऐसा नहीं है, बिल्कुल ग्रामर में A B के इक्वल है, B C के इक्वल है, बट जरूरी नहीं है कि C एंड E के इक्वल निकले। मैं इसकी एक एग्जांपल देता होता हूँ कि देखिए एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, ठीक है, एडवर्ब एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। अब ये नहीं कह सकते कि एडजेक्टिव अब नाउन को भी क्वालिफाई करेगा, कि देखिए एडजेक्टिव का नाउन से रिलेशन निकला और फिर एडजेक्टिव का एडवर्ब से रिलेशन निकला, पर ये नहीं है कि अब एडवर्ब का नाउन से रिलेशन निकला है, एडवर्ब का नाउन से कोई रिलेशन नहीं है। तो गौर करें, A इज इक्वल टू B, B इज इक्वल टू C हुआ, लेकिन C इज इक्वल टू A हो ही नहीं पाया। तो दैट इज ग्रामर, कि ग्रामर में एक्सेप्शंस बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करती हैं। लैंग्वेज है, साइंसेस नहीं है, और लैंग्वेज एक ऐसी चीज है कि ग्रामर पहले नहीं आई, पहले लैंग्वेज आई। लोग लैंग्वेज यूज करते थे, बोलते थे, देन उसको फिर क्या नाम लेते हैं, जो उस लैंग्वेज के लोग थे उन्होंने उसके रूल्स यूज करने शुरू कर दिए कि जो ही शी के साथ हैज है तो आई के साथ हैव है। पता कि आई भी तो एक ही बंदा था, वो भी तो हैज लगा सकते थे। उन्होंने देखा जी यूज कैसे किया जाता है, उन्होंने उस हिसाब से एंगल आगे बना दिया। तो जबरदस्त अनान, आपकी इन्हीं चीजों ने तो हमें सारा जो है वो जो सेशन था उसमें इंस्पायर्ड रखा, एंड दैट इज द रीजन कि अल्लाह ताला ने आपको माशाल्लाह, अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने आपको ये इज्जत से नवाजा जी, हमें भी नवाजा, आपके पेरेंट्स को भी। अच्छा, कोई एंड पर आप कोई टिप देना चाहें बच्चों को, स्पेशल अपनी तरफ से एडवाइस देना चाहें? एडवाइस इज लाइक ऑब्वियसली टाइम क्राइसिस का है और बच्चे इंस्टीट्यूट्स में जाके नहीं पढ़ पा रहे जैसे हमने पढ़ा था, तो ऑब्वियसली इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। लेकिन सिंस के अभी हम भी पढ़ रहे हैं तो हम भी क्वारंटाइन एजुकेशन ही ले रहे हैं, तो मोस्टली आई थिंक कि इसमें सबसे ज़्यादा रूटीन रखना और उस चीज़ को मेंटेन रखना कि आप जितना काम कर रहे हैं उतना आप हर रोज़ करें, और बल्कि उसको अगर आप एक्सेल करना चाहते हैं तो उससे इंक्रीज करते जाएं रोज़ रोज़। तो उस चीज़ को मेंटेन करना ज़रा मुश्किल है, इसलिए क्योंकि व्हेन यू आर एट होम तो आपको सब कुछ रिलैक्स होता है, बंदा कोई कंपटीशन नहीं होता, कोई ये नहीं होता कि इतने बच्चे हैं तो मतलब इफ़ स्टूडेंट्स आर वर्किंग हार्ड तो आपको भी एक मोटिवेशन मिलती है। तो आप ऐसे ना सोचें, आप अपने साथ ही बेसिकली कंपटीशन रखें कि यू हैव टू डू बेटर द डे यू वर डूइंग बिफोर, तो ताकि आप जो चीज़ कर रहे हैं उससे ज़्यादा बेहतर करें और हर रोज़ अपना एक स्केड्यूल बना लें, उसको फॉलो करें। और मैं यही कहूँगा कि टाइम लिमिट में एग्ज़ाम को करने की कोशिश करें। इट्स नॉट लाइक कि आप एग्ज़ाम कर रहे हैं एंड यू आर टेकिंग 4 आवर्स 3 आवर्स, आप टाइम्ड एग्ज़ाम करें, उसके बाद फिर देखें आपकी इतनी मिस्टेक्स होती हैं। और ऑब्वियसली आई वुड से कि अगर आप मिस्टेक्स का, क्योंकि मिस्टेक्स होती हैं, सबसे होती हैं, मेरे से ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती थी, एंड मिस्टेक्स से ही बंदा सीखता है कि इफ़ यू डोंट लेट दोज मिस्टेक्स गो आउट ऑफ योर हैंड और आप उनको भूल ही जाएं तो नहीं होता। अगर आप उनको याद रखें और आप उनको लिख लें और दोबारा वो मिस्टेक ना करें, देन ओनली देन यू कैन लाइक इम्प्रूव। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप मिस्टेक्स होती हैं, देयर इज़ नो वे कि आप मिस्टेक के बगैर ही सब कुछ कर लें, ऐसी बात नहीं है। तो अगर मिस्टेक होएं तो सर ने जैसे कहा, आप घबराएं ना, आप उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें, इंशाल्लाह इन द एंड आपको रिजल्ट मिलेगा। दैट्स रियली गुड। मिस्टेक्स होती हैं जी, टू एरर इज ह्यूमन, कि इंसान खता का पुतला है, तो गलतियां होनी ही है। याद रखिएगा, गलती करना मसला नहीं है, गलती दोहराना मसला है। अगर आपने मिस्टेक की, नो इशू, नेक्स्ट नहीं होनी चाहिए, उसको घर जाके करेक्ट करें। दैट वाज व्हाट हनान सेइंग एंड आई एम समिंग इट अप, कि मिस्टेक होना मसला नहीं है, मिस्टेक रिपीट करना मसला है। तो आई डू होप कि हनान की सारी गुफ्तगू से जो है वो आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और जो टिप्स आपको दी सारे सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग हनान ने, आप उन पर अमल करेंगे, एंड यू वुड ट्राई टू डू as much better as he did। ठीक है जी, हनान के 199 over 200 थे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई ऐसा भी आएगा जो 200 out of 200 भी लेगा। एंड यस, यू कैन डेफिनेटली डू, एंड इफ यू थिंक यू कैन,
यू विल। और अगर आप सोचते हैं ना जी मैं नहीं कर सकता, तो आप नहीं कर सकती। एक आखिरी टिप है जाने से पहले मेरी तरफ से, कि आपका जो ब्रेन है ना, ये बड़ा मजे की चीज है, ये आपका बड़ा गुलाम होता है, ये आपकी बड़ी मानता है, क्योंकि आपका है, ये आपका जाती है। अगर आप इस ब्रेन को कह देते हो ना जी मैं नहीं कर सकता, ब्रेन ओके कहता है, ओके डन जी, लॉक करो, वो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ब्रेन आपको लेके नहीं जाएगा। यस, नेगेटिविटी आगे नेगेटिविटीज को जन्म देती जाएगी। और अगर आप ये सोचेंगे यस आई कैन, तो याद रखिएगा ब्रेन कहेगा ओके सर, रॉजर दैट, और आप कर गुजरेंगे, आप पहुंच जाएंगे। बट यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ, यू हैव टू बिलीव, यस यू हैव द पोटेंशियल टू डू दैट। तो थैंक यू अनान जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। स्टूडेंट्स का बहुत सारा भला होगा, और मुझसे आप मिलने आए, इसका भी बहुत नहीं, थैंक यू सर, आपने मुझे बुलाया और आप मिले मुझसे। खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।